नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था उपसर्ग। उपसर्गों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उपसर्गों में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए, हिंदी के उपसर्ग पढ़ लिए। अब हम उपसर्गों की बात कर रहे थे, संस्कृत अव्यय के उपसर्गों के बारे में बात कर रहे थे। उनमें मैंने बताया था कि जो संस्कृत अव्यय के उपसर्ग हैं वो अगर आप शब्दों की बात करेंगे तो वो किस में आएंगे? हिंदी के। वो संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। किसके उपसर्ग नहीं है? संस्कृत के उपसर्ग नहीं है। कहीं आप उसको संस्कृत अव्यय के उपसर्ग के रूप में आप ऐसा मत मान लेना कि वो संस्कृत के उपसर्ग हैं। वो किसके रूप में आते हैं? वो हिंदी के रूप में आते हैं। किसके रूप में? हिंदी के रूप में आते हैं। तो अपना टॉपिक क्या था? उपसर्ग। अपना टॉपिक क्या था? उपसर्ग। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? उपसर्ग। देखो, आप उपसर्गों के बारे में मैंने बताया था, अपनों ने संस्कृत के उपसर्ग कर लिए। किसके उपसर्ग कर चुके हैं? संस्कृत के उपसर्ग कर चुके हैं, हिंदी के कर चुके हैं, और अब अपने 3 नंबर पे थे संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। संस्कृत के अव्यय उपसर्ग। मैं एक बात पर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाएं। भी एक तो मैं 2 चीजें आपको रोजाना बता रहा हूं। मेरा मकसद बताने का इतना ही है। मैं सीधा उपसर्ग पे आ सकता हूं। बताने का इसलिए है क्योंकि आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाएं, आपको रट्टा विकेशन ना लगाने पड़ जाए, या वीडियो के अंदर ही जब तक उपसर्ग चलें ये चीजें आपको कंठस्थ हो जाएं। मैं 2 चीजों पर बहुत जोर दे रहा हूं, और यही चीजें परीक्षा के अंदर अपने को क्या करती हैं? कंफ्यूज करती हैं। एक तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, संयोग शब्द और संधि शब्द। मैंने बताया था संयोग में, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कल को अगर कथन के रूप में प्रश्न दे तो आपका प्रश्न गलत न हो। जरूरी नहीं, मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूं कि वो जरूरी नहीं है कि आपको शब्द देके ही पूछे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जरूरी नहीं है। ये परीक्षा एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको शब्द के रूप में पूछे, अर्थ के रूप में पूछे, कथन के रूप में पूछे। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए आप उपसर्गों में सिर्फ शब्द पर ही डिपेंड मत रह जाना कि आपको दे दिया था परोपकार, कि परोपकार में बताओ कौन सा उपसर्ग है। जरूरी नहीं है ऐसा पूछे। वो पर का अर्थ भी पूछ सकता है। वो पर दे देगा, पर का अर्थ होता है, 4 ऑप्शन डाल के दे देगा। इसलिए प्रत्येक चीज का पता होना चाहिए। संयोग का मतलब क्या होता है? संधि शब्द का मतलब क्या होगा? उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? मात्राएं कौन सी लगती हैं? इन चीजों के बारे में भी उपसर्ग में पता होना चाहिए, तब जाके उपसर्ग पूरा होता है। उदाहरणों से पूरा नहीं होता उपसर्ग, कि आपने एक एक उपसर्ग के 50 शब्द रट लिए, क्या इससे बात हो जाएगा ही नहीं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वो कल को अर्थ दे दे, कथन के रूप में पूछ ले। एक बार मैंने पिछली वीडियो में बताया, विलोम शब्द नहीं दिया था शब्द के रूप में, उसने विलोम शब्द को कथनों के रूप में पूछा था कि कौन सा कथन विलोम शब्द के रूप में सही नहीं है। तो वहां क्या करोगे? शब्द वहीं के वहीं डरे के धरे रह गए। इसलिए चाहे विलोम शब्द है, चाहे पर्यायवाची शब्द है, चाहे कोई भी चीज है, उसका विस्तारित ज्ञान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो पर्यायवाची शब्द में पर्यायवाची शब्द ही पूछे, वो पर्यायवाची में कथनों के रूप में दे देगा, तो आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते कि हमने तो पर्यायवाची शब्द याद किए थे। नहीं, उसने टॉपिक दिया पर्यायवाची शब्द, वो पर्यायवाची में से कहां से ही पूछ सकता है आपसे। विलोम शब्द में कहीं से भी पूछ सकता है, अनेकार्थिक रूप में कहीं से भी पूछ सकता है। वो तो एग्जाम पर डिपेंड करेगा। हाँ, देने के वो शब्द दे सकता है कि इसमें कौन सा किसका पर्यायवाची नहीं है, दे सकता है। पर जरूरी थोड़ी उसने कथन के रूप में दे दिया तो अपना तो पर्यायवाची धरा का धरा रह गया। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। और आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके हिसाब से तो कुछ भी दे सकता है, कोई पता नहीं है कहां से क्या आएगा।
इसलिए मैं आपको पिछली वीडियो में बताऊं, प्लीज आप शब्दों पर उपसर्ग में डिपेंड मत रहना, उसका अर्थ भी पता होना चाहिए, उपसर्गों के बारे में पता होना चाहिए, उपसर्गों की परिभाषा पता होनी चाहिए, उपसर्गों में होता क्या क्या है। उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए। वो कल को ये प्रश्न दे सकता है, उपसर्ग होते हैं शब्द शब्दांश दो, ऑप्शन वो डाल देगा। तो शब्द नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये परतंत्र होते हैं, किसी न किसी शब्द के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, इनका मूल रूप से खुद का अस्तित्व नहीं होता है। इन चीजों का विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए, तब जाके उपसर्ग कंप्लीट होंगे, उदाहरणों से कभी कंप्लीट नहीं होंगे। या आपने उपसर्ग रट लिए, ये संस्कृत के, ये हिंदी के, ये संस्कृत अव्यय के, ये विदेशी उपसर्ग हैं, ये अरबी फारसी के, ये उर्दू के, नहीं, ये उपसर्ग नहीं है। वो तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो क्या पूछेगा आपसे। इसलिए आपको प्रत्येक चीज का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब जाके प्रश्न हल होता है। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब संयोग और संधि, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है नियमों से, नियमों से परिवर्तन। इन चीजों का विशेष रूप से क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो उपसर्ग में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एक तो उपसर्गों में ये चीज आपको मूल रूप से ध्यान रखनी है। वो कथन के रूप में ये पूछेगा, संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और संधि शब्दों में नियमों के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये कथन के रूप में आपसे उपसर्गों में पूछा जा सकता है। अगर इस चीज का वहां पता होगा तो ही कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इस चीज का, एक तो इस चीज का ध्यान रखें। एक आपको संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, हाँ आप इन दोनों को हिंदी के रूप में रख सकते हैं, हिंदी उपसर्ग। इन चीजों का भी क्या होना चाहिए, अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मूल रूप से ये शब्दांश होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। और ये क्या होते हैं, प्रतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, प्रतंत्र होते हैं। ये शब्द के क्या लगते हैं, प्रारंभ में, और अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इन चीजों का मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि इन चीजों का आप विशेष रूप से उपसर्गों में ध्यान रखना, नहीं तो आपका कड़ा कराया टॉपिक आप गलत कर दोगे। और गलत होने की संभावना कहां होगी, कि अगर उसने उपसर्ग में कथन के रूप में प्रश्न पूछ लिया, वहां आपसे गलत होने के 90% चांस बच जाएंगे। इसलिए मैं इन चीजों पर विशेष रूप से जोर दे रहा हूं। मुझे पता है बच्चे उदाहरणों को रट लेंगे, उदाहरण कर लेंगे, टुकड़े भी कर लेंगे, पर कथन के रूप में आने पर वहां कंफ्यूज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और एक आप अर्थ, प्रत्येक उपसर्ग का आपको अर्थ पता होना चाहिए। इस चीज का प्लीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना। जरूरी नहीं उदाहरण दे तो बहुत अच्छी बात है, उदाहरण दे सकता है, अच्छी बात है, आप कर भी दोगे, पर आपको इन चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों, अब अपने चलते हैं संस्कृत के अव्यय उपसर्गों के बारे में, आगे कौन कौन से हैं और कौन से उदाहरण हैं और कौन से उनके अर्थ हैं, अब बात करते हैं। अब अपने इसके बारे में क्या करेंगे, बात करते हैं। अब हम उपसर्गों के बारे में बात करते हैं। आगे अपने ने कुछ कर लिए थे, अपने कौन से कर रहे हैं, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग, संस्कृत
के अव्यय उपसर्ग, अपना ये टॉपिक चल रहा था। वही क्रम संख्या, ठीक है। उसके बाद में उपसर्ग, उपसर्ग के बाद में उसका अर्थ, और उसके बाद में संयोग या संधि शब्द, संयोग या संधि शब्द, इनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। अगला जो 2 नंबर कर लिया था, तीसरा आज अपनी करते हैं न। उपसर्ग का नाम क्या है? न। और न का मतलब होता है, एक तो नहीं के रूप में हो जाए, न मतलब नहीं, सीधा सिंपल ही हो जाएगा। एक होता है निषेध के रूप में, रोकने के रूप, एक होता है अभाव के रूप में। कोई ना कोई क्या होगा? अभाव, अभाव के रूप में हो सकता है। तो आप देखो, उपसर्ग ने नहीं, निषेध या अभाव के रूप में, संयोग या संधि शब्द। अब सबसे पहले आप देखते हैं नंग, नग, तो इसका न प्लस ग बन जाएगा, न प्लस ग। अगर मैं आगे इसकी बात करूं नेति, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, नेति में कौन सा उपसर्ग है? न उपसर्ग है इसमें। कौन सा उपसर्ग है? न प्लस इति। इसका विशेष रूप से आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि न का मतलब क्या है? नहीं, निषेध, अभाव। नग, न प्लस ग, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा? न। कौन सा उपसर्ग लगा है? न उपसर्ग लगा। नेति की अगर मैं बात करूं तो न प्लस इति उपसर्ग लगा है। बात समझ में? अब बात करते हैं अपने 4 नंबर की। कौन से? 4 नंबर की। 4 नंबर में आता है का। कौन से उपसर्ग की बात की अपनों ने? का उपसर्ग की। का में अगर बात करूं तो का मतलब होता है बुरा। क्या मतलब होगा? बुरा, कमजोर। क्या होगा? कमजोर, कमजोर नहीं, कमजोर। और एक होता है कायर। क्या होता है? कायर। तो देखो, का मतलब बुरा, कमजोर या कायर। जैसे का पुरुष, का पुरुष, का पुरुष, तो का बराबर पुरुष हो जाएगा, का प्लस पुरुष, ठीक है। कातर, का प्लस तर, कायर, का प्लस यर, का प्लस यर। काजल, क्या है? काजल। अगर बात करूं काजल, काजल में का प्लस जल है। का प्लस क्या है? जल है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो देखो, अपने कौन से दो दो उपसर्ग किए हैं। पहला कौन सा है बताओ? न। न का मतलब नहीं, निषेध और अभाव। न का मतलब न प्लस ग। नीति का मतलब है न प्लस इति। का पुरुष का मतलब होता है का प्लस पुरुष। कातर का मतलब होता है का प्लस तर। कायर का मतलब का प्लस यर। और काजल का मतलब का प्लस जल। इन चीजों का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। ये कौन से उपसर्ग हो गए? दो उपसर्ग हो गए। न का मतलब नहीं, निषेध, न प्लस ग। नग में कौन सा है? न उपसर्ग है। नेति में कौन सा है? न प्लस इति। कौन सा उपसर्ग है? न उपसर्ग है। इन चीजों का आप क्या रखोगे विशेष रूप से ध्यान? का पुरुष में का उपसर्ग है, कातर में का है, कायर में का है, काजल में का। इन चीजों का क्या रखोगे आप? विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अब मैं बात करता हूं अगले उपसर्ग की। अगला जो उपसर्ग है, अगला जो उपसर्ग है, बात करता हूं अगले उपसर्ग की।
अगले उपसर्ग की अगर मैं बात करूं तो अगला जो उपसर्ग है, अगला जो उपसर्ग है वह पर 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 प्लस उपकार। कौन सा? पर। कौन सा है? पर प्लस उपकार। कौन सा है? पर प्लस उपकार। जैसे इसका एक तो मतलब होता है पराया, क्या होता है? पराया। और एक होता है दूसरा, सॉरी, यहां है मेरा 5 नंबर पर। पर का मतलब पराया या दूसरा। कौन सा? दूसरा। अब इसके बारे में बात करते हैं। परोपकार, परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, क्योंकि इसमें स्वर क्या है? लोप हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं पराधीन, पराधीन तो पर प्लस अधीन, अधीन होता है। क्या होता है? अधीन। पर प्लस अधीन। आगे अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, ये दो उदाहरण महत्वपूर्ण है। परोपकार, पर प्लस उपकार। पराधीन में भी कौन सा है? पर प्लस अधीन। तो दोनों में उपसर्ग कौन सा है? पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। तो अगला 6 नंबर की अगर मैं बात करूं, स, उपसर्ग का नाम क्या है? स। स का मतलब होता है सहित या साथ। सहित या साथ। जैसे सफल, स प्लस फल। ठीक। उसके बाद में सहगान। उसके बाद में अगर बात करूं मैं सगुण, किसकी बात करूंगा? सगुण, स प्लस गुण, स प्लस गुण। सजीव, कौन सा? सजीव, स प्लस जीव, स प्लस जीव। बात समझ में आई? उसके बाद में अगर बात करूं सस्वर, स प्लस स्वर। सॉरी। आगे अगर मैं बात करूं सावधान, शब्द कौन सा है? सावधान, स प्लस अव, स प्लस अव, अव प्लस धान। इसमें कितने ऊपर स भी है, अब भी है और धान भी। ये इसमें उपसर्ग हो गए। सोदाहरण, सोदाहरण, स प्लस उदाहरण, स प्लस उदाहरण। अब इसका करें तो उद भी कर सकते हैं आगे। इसका एक और हो जाएगा स प्लस उदाहरण, और इसका अगर आगे और करूं तो स प्लस उत प्लस हरण, ये भी इसका हो जाएगा। इसका उत प्लस एक आ और बन जाएगा, इसमें आ भी आएगा, प्लस क्या हो जाएगा? हरण हो जाएगा। इसमें कितने उपसर्ग हैं? 3 उपसर्ग है। स भी है, उत भी हो गया, आ भी हो गया और हरण। पूछा जा सकता है कौन से शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, तब ये चीजें काम में आती हैं। तो देखो, पर, पर का मतलब क्या हुआ? पर, पराया या दूसरा। परोपकार, पर प्लस उपकार। पराधीन, पर प्लस अधीन। अगला था स का मतलब सहित या साथ। जैसे सफल है, सजीव है, स प्लस फल हो गया, स प्लस जीव हो गया, स प्लस गुण हो गया, स प्लस स्वर हो गया। ये संधि के आगे जैसे
सावधान, स प्लस अब प्लस धान, तो कितने उपसर्ग हैं इसमें? 2। सो उदाहरण में स भी है, उत भी है, आ भी है, और मूल शब्द क्या है? हरण है। इन चीजों का आपको क्या रखना है? विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसके बारे में हुआ ये हुआ किसके बारे में? स के बारे में हुआ। अब आपने देखते हैं अगला उपसर्ग। कौन सा? अगला उपसर्ग देखते हैं। अपना अगला उपसर्ग देखते हैं। अगले उपसर्ग की अगर मैं बात करूं, अगले उपसर्ग की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अगले उपसर्ग की बात करूं, तो आगे जो उपसर्ग होगा वो उपसर्ग होगा सह। अगला जो भी उपसर्ग है, 7 नंबर जो है, 7 नंबर उपसर्ग है, वो कौन सा है? सह। कौन सा उपसर्ग है? सह उपसर्ग है। सह का मतलब क्या होता है? सहित, साथ, सहित या साथ में। सह का मतलब क्या होगा? सह, सहित, साथ और में। इन चीजों का क्या होगा? ये अर्थ के रूप में है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, सहगान, क्या आएगा? सहगान। सहगान की अगर बात करूं, तो सह प्लस गान, सह प्लस गान, तो मूल उपसर्ग कौन सा लगा हुआ इसमें? सह उपसर्ग लगा हुआ है। अगर मैं बात करूं सह यात्री, तो क्या बनेगा? सह प्लस यात्री। क्या बनेगा? सह प्लस यात्री बनेगा। सहचर कौन सा होगा? सहचर, सह प्लस चर, क्या हो जाएगा? सह प्लस चर हो जाएगा। सहयोग, सहयोग, तो सह प्लस योग, ये हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं सहायक, सह प्लस आयक, सह प्लस आयक, सहोदर, शब्द कौन सा है? सहोदर। सहोदर में अगर मैं बात करूं सह प्लस उदर, सह प्लस उदर, हुआ या नहीं हुआ? ये है। अब आगे इसमें और देखते हैं उदाहरण, कुछ उदाहरण और भी हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आगे इसमें उदाहरण आते हैं सहानुभूति। कौन सा उदाहरण है? सहानुभूति, सहानुभूति। अगर आप इसमें उपसर्ग देखेंगे तो कौन कौन से लगे? एक तो सह उपसर्ग लगा हुआ है, एक इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, और प्लस इसका जो मूल शब्द की अगर बात करें तो भूति है, भूति। सहज, सह प्लस जय, सह प्लस जय, सहयोग, सहानुभूति, सह प्लस अनु प्लस भूति, सहज में सह प्लस जय। ये उदाहरण किसके हुए? सह शब्द के उदाहरण हुए। उपसर्ग कौन सा लगा है इनमें? सह उपसर्ग लगा हुआ है। अब अपने आगे बात करेंगे आत्म। अब बात करते हैं आत्म की। किसके बारे में बात करेंगे? आत्म के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? आत्म की। किसके बारे में बात करेंगे? आत्म के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आत्म। आत्म का मतलब होता है स्वयं और अपना।
स्वयं और अपना। एक तो देखो आत्मकथा, आत्मकथा, तो आत्म प्लस कथा क्या होगा? आत्म प्लस कथा के रूप में हो गया। आत्मघात, आत्मघात, आत्म प्लस घात। आगे बात करूं तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, तो क्या होगा? आत्म प्लस ज्ञान, ये भी होगा। आगे अगर मैं बात करूं आत्मबल, आत्मबल, तो क्या होगा? आत्म प्लस बल, आत्म प्लस बल। तो देखो आत्म, आत्म का मतलब स्वयं या अपना। उदाहरण के रूप में मैंने करवाए हैं आत्म प्लस कथा, आत्म प्लस घात, आत्म प्लस ज्ञान, आत्म प्लस बल। तो इनमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? आत्म उपसर्ग लगा हुआ है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग के बारे में। क्या करेंगे? अगले उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। अगला जो आपका उपसर्ग है वो है पूर्व। कौन सा उपसर्ग है? पूर्व। 9 नंबर में कौन सा आएगा? पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। अर्थ के रूप में लेंगे तो क्या आएगा? पहले। जैसे पूर्वज, पूर्व प्लस जय, पूर्व प्लस जय हो जाएगा। पूर्व, पूर्वा प्लस आग्रह, पूर्वाग्रह, पूर्व प्लस आग्रह आग्रह हो गया। पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, पूर्व प्लस अनुमान, पूर्व प्लस अनुमान, यही होगा। ये हो गए किसके? पूर्व। पूर्व, पूर्वज में जय, पूर्वाग्रह में पूर्व प्लस आग्रह, पूर्वानुमान में पूर्व प्लस अनुमान। ये किसके उपसर्ग हैं? कौन सा उपसर्ग हुआ? पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। पूर्वज पूर्व प्लस जय, पूर्वाग्रह में पूर्व प्लस आग्रह, पूर्वानुमान में पूर्व प्लस अनुमान। इन ये इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है। बात समझ में आई होगी। अगला करते हैं अपने स्व। कौन सा उपसर्ग होगा? स्व। कौन से उपसर्ग की बात करेंगे? अगर मैं आगे बात करूं 10 नंबर की, अगर आज मैं बात करूं 10 नंबर की, तो वो कौन सा होगा? स्वयं। कौन सा? स्वयं। स्वयं होता है अपना, खुद और स्वयं। अब बात करता हूं मैं स्वतंत्र। स्व प्लस तंत्र कौन सा होगा? स्वयं प्लस तंत्र। उसके बाद में अगर बात करूं स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ। बात समझ में आई? स्वाधीन, तो स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन हो जाता है। स्वदेश, स्वदेश, स्व प्लस देश,
स्व प्लस देश हो जाएगा। स्वरचित, स्व प्लस रचित कौन सा होगा? स्व प्लस रचित होगा। अब बात देखो, स्व का मतलब अपना, खुद या स्वयं। स्वतंत्र, स्वार्थ, स्वाधीन, स्वदेश, स्वरचित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? समय उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? समय उपसर्ग लगा हुआ है। ये किसके बारे में बात हुई? स्वयं उपसर्ग के बारे में बात हुई। तो देखो, आज अपने कौन कौन से उपसर्ग पढ़े उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तो पढ़ा न। न का मतलब क्या होता है? अभाव है, निषेध है, नहीं है। न के रूप में और नेति के रूप